हेलो दोस्तों, HDFC इक्विटी सेविंग फंड का हम डिटेल में रिव्यू करेंगे और इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव इस फंड पर तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ में जो इक्विटी सेविंग्स एज ए कैटेगरी है उसको भी हम इस वीडियो में डिटेल में आपको समझाएंगे। तो देखिए, फंड कैटेगरी को तो हम समझने वाले हैं, पोर्टफोलियो कैसा है इस फंड का और जनरली इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी का कैसा रहता है उसको हम देखेंगे, रिस्क कैसा रहता है और कौन आइडियल इन्वेस्टर इस कैटेगरी के लिए हो सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले फंड की बात करते हैं। जैसे ये फंड का AUM जैसे अभी मई का बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है 4310 करोड़ का है, इक्विटी सेविंग कैटेगरी है। NAV डायरेक्ट में 68.26 है, रेगुलर में 61.6 है। जनरली डायरेक्ट में NAV ज्यादा होता है क्योंकि कॉस्ट कम होता है, रेगुलर में कम होता है, लेकिन आपको गाइडेंस मिलता है। तो यहां पर मैं टोटली न्यूट्रल हूं कि आप डायरेक्ट प्लान में, रेगुलर प्लान में कहीं पर भी जा सकते हैं। बहुत जगह में इन्वेस्टर्स अपने काम बिजनेस में बिजी होते हैं, उनको एक गाइडेंस चाहिए होता है वेल्थ क्रिएशन के लिए, तो रेगुलर प्लान उनके लिए ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्टली या DIY समय निकाल सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं, तो DIY अप्रोच आपके लिए सही हो सकता है। तो टोटली आपके ऊपर है। नेक्स्ट है ये फंड के बारे में, 17 सितंबर 2004, मतलब ऑलमोस्ट 20 साल इस फंड को होने आए हैं दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट चीज, जो फंड मैनेजर है मिस्टर श्रीनिवासन राममूर्ति, मिस्टर अनिल बांबोली, मिस्टर अरुण अग्रवाल आर्बिट्राज को देखने के लिए और मिस्टर निर्माण आर्बिट्राज को देखने के लिए। तो आर्बिट्राज यहां पर कीवर्ड होने वाला है, ठीक है। और फंड का बेंचमार्क क्या है? निफ्टी इक्विटी सेविंग्स और क्रिसिल 10 ईयर गिल्ट इंडेक्स का दोस्तों। अब इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी क्या है? जैसे देखिए, लार्ज कैप एक कैटेगरी होती है। क्या होता है? 80% लार्ज कैप के स्टॉक रहेंगे। स्मॉल कैप एक कैटेगरी होती है कि 65% जो है स्मॉल कैप के स्टॉक रहेंगे। तो इक्विटी सेविंग क्या है? यहां पर आपको इक्विटी, आर्बिट्राज और डेट तीनों का एक्सपोजर यहां पर मिलेगा। और ये किस तरीके से मिलेगा? क्योंकि यहां पर टैक्सेशन इक्विटी का है, तो ओवरऑल 65% से ज्यादा ही इक्विटी यहां पर रहेगा। लेकिन जो आर्बिट्राज पोजीशन है उसको अगर आप मिला लेते हैं तो साथ में प्योर इक्विटी और जो आर्बिट्राज वो मिलके 65% से ज्यादा होगा। समझते हैं इस चीज को भी। तो देखिए, जैसे ये फंड का इक्विटी कितना है? प्योर इक्विटी 15 से 40% है, आर्बिट्राज 25 से 75%। तो ये दोनों मिला के 65% से ऊपर होगा। जैसे आप यहां पर देखिए, ये फंड 66.7% आप देखेंगे ओवरऑल इक्विटी है, ठीक है। लेकिन इसमें आर्बिट्राज पोजीशन भी रहेगी। आप नीचे के बाजू में आप ध्यान देखिए, यहां पर 31% अनहेज्ड है और हेज्ड है 34.5, मतलब ऑलमोस्ट 35% यहां पर आर्बिट्राज हो गया और बाकी का 31% के आसपास में वो प्योर इक्विटी हो गया। अब आर्बिट्राज मतलब क्या है? ऑलमोस्ट रिस्क फ्री स्ट्रेटेजी होती है। यहां पर आप क्या करते हैं? साइमल्टेनियसली बाई करते हैं एक मार्केट में, फॉर एग्जांपल कैश मार्केट में, और फॉर एग्जांपल आप सेल कर देंगे फ्यूचर मार्केट में। तो जनरली इनफैक्ट आप आर्बिट्राज फंड्स भी आप देखेंगे तो उनका जो रिटर्न्स है, हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, अराउंड 5 to 8% के बीच में वो जो रेंज है वो रहती है। मतलब आप सोच लीजिए कि FD के रिटर्न के आसपास में रहता है, लेकिन विथ एन एडवांटेज कि आपको जो टैक्सेशन है वो आर्बिट्राज का मिलेगा। लेकिन वो आर्बिट्राज फंड के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर इक्विटी 65% है, लेकिन प्योर इक्विटी 30-35% के रेंज में रहती है और आर्बिट्राज 30-35% के रेंज में रहते हैं। ये ऐसे प्रैक्टिशनर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूं। तो आर्बिट्राज पोजीशन क्या है? आपका रिस्क को मिनिमाइज कर देगा, ठीक है। और प्योर इक्विटी जो है वो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट का जैसा उस कंपनी का रिटर्न होगा उस तरीके से वो जाएगा दोस्तों। तो ये पोर्टफोलियो कैसा है? जैसे ये 66.7%, अगेन यहाँ आर्बिट्राज नॉन आर्बिट्राज आ गया। बाद में देखिए GSEC है, ये सब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 11.5% के आसपास में, फिर क्रेडिट एक्सपोजर 13.5-14, मतलब ये डेट वाला पोर्शन आ गया। फिर थोड़ा रीट इन्वेट और थोड़ा कैश कंपोनेंट आ गया। तो यहां पर इंपॉर्टेंट है ये वाला पार्ट आप देखेंगे अगर, तो ऑलमोस्ट जो 25% जो है डेट का कंपोनेंट है। तो डेट को भी हमको समझना है, तो कुछ चीजों को समझना है, जैसे मैच्योरिटी कितना है? 3.37 ईयर्स। मतलब ये जितने भी बॉन्ड्स लिए हैं इस पोर्टफोलियो में, तो वो बॉन्ड्स को अगर आप लास्ट तक होल्ड करते हैं तो 3.37 ईयर्स के हैं। मॉडिफाइड ड्यूरेशन डेट में बहुत समझिए, ये क्या होता है? अगर 1% इंटरेस्ट रेट चेंज होता है तो किस तरीके से फर्क हो सकता है? आपको एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, कल मान लीजिए 1% इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है, 2.62% यहां पर बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं तो फिर नीचे हो जाएगा। तो अभी
एक्सपेक्टेशन यही है आने वाले टाइम में कि जो बॉन्ड्स है, हो सकता है क्योंकि आरबीआई शायद रेट घटाए, अभी तो सिर्फ चल ही रहा है, घटाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर रेट घटते हैं तो पॉजिटिव यहां पर इंपैक्ट हो सकता है, जो पोर्टफोलियो में रिटर्न्स और अच्छे बन सकते हैं दोस्तों। ठीक है, YTM मतलब ये जो पोर्टफोलियो लास्ट तक अगर हमने रखा तो क्या वैल्यू दिखा रहा है 7.6% का, तो ये डेट का आप ओवरऑल मान सकते हैं। अब यहां पर अगर रेट घटते हैं तो फिर सिग्निफिकेंट चेंज आ सकते हैं, बट फिलहाल 7.6%, तो इसका इक्विटी से कोई लेना देना नहीं है। इक्विटी मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए 7.6% के आसपास तो आपका YTM अभी तो बन रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो फंड्स रहते हैं इनका मेन ऑब्जेक्टिव आपका जो परचेजिंग पावर को प्रोटेक्ट करना, मतलब ये देखिए, ये किसी स्मॉल कैप या लार्ज कैप के साथ कंपीट नहीं कर रहा है, ये FD के साथ कंपेयर कर रहा है। और अगर आप सोचते हैं 12 मंथ और इनफैक्ट अगर आप 24 मंथ, 1 साल 2 साल के लिए कहीं पैसा पार्क करना चाहते हैं तो इक्विटी सेविंग इंटरेस्टिंग कैटेगरी हो जाती है। नहीं तो जनरली क्या होता है कि सोच लीजिए हमको 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए अगर पैसा पार्क करना है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि चलो ना सीधा किसी भी जो बॉन्ड फंड में कहीं पर इन्वेस्ट कर दें, बट यहां पर आपको थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर भी मिल सकता है। हाँ, अगर इक्विटी मार्केट बहुत नीचे जाएगी तो आपको ये प्रोटेक्ट कर सकता है। कैसा रिटर्न यहां पर आया है, जैसे 5 ईयर अगर आप रिटर्न देखेंगे तो फंड का 11.13% रिटर्न है। बेंचमार्क जो है, जो इंडेक्स है 9.51% का जो इक्विटी सेविंग इंडेक्स है, और गिल्ट का जो इंडेक्स है 5.75%, तो इसने बेंचमार्क को बीट किया है। 3 इयर्स में भी बेंचमार्क को बीट किया है, और 1 ईयर का भी अगर आप देखेंगे तो बेंचमार्क को बीट किया है, 10 ईयर में भी बीट किया है। तो परफॉर्मेंस में तो कोई इशू नहीं है, फंड ने अपने जो रिस्पेक्टिव बेंचमार्क्स हैं उनको बीट किया है। टॉप 10 कंपनियां कौन सी है पोर्टफोलियो में, जैसे HDFC बैंक, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ICICI बैंक, मारुति, टाइटन, एक्सिस बैंक, अदानी पोर्ट्स, फिर SBI, लार्सन एंड टुब्रो और भारतीय एयरटेल, ये टॉप 10 कंपनियां हैं पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो किस तरीके से है, अभी आप देखेंगे अराउंड 31% कोर इक्विटी है, 31-32%। बाकी का क्या रहेगा, आर्बिट्राज है 33-34%, तो आर्बिट्राज में आप रिटर्न सोच लीजिए 5-6-7% के आसपास हो गया। डेट में जो रिटर्न है लगभग 7.6 के आसपास में, 7-8% का रेंज में, तो आपका ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 69% जो पोर्टफोलियो है वो आर्बिट्राज और डेट में है, उसका इक्विटी मार्केट से ज्यादा लेना देना नहीं है। कोर इक्विटी 31% है, और वहां पर भी मैक्सिमम लार्ज कैप है, तो पोर्टफोलियो लार्ज कैप की तरफ स्क्यूड है। और हम देख भी पा रहे हैं ना, देखिए HDFC बैंक, ICICI बैंक, मारुति, टाइटन, एक्सिस बैंक, ये जितने भी है मैक्सिमम तो यहां पर मुझे लार्ज कैप ही दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि पोर्टफोलियो भी लार्ज कैप की तरफ है। फायदा क्या हो जाता है ऐसे पोर्टफोलियो का, अगर मार्केट नीचे जाती है तो आपको वोलेटिलिटी से बचा सकता है। जैसे आपको देखिए ये 2 इयर्स में निफ्टी जो है 100 में फॉर एग्जांपल 87 टाइम्स उन्होंने पॉजिटिव रिटर्न दिए, लेकिन 13 टाइम्स उन्होंने क्या किया होगा, या तो नेगेटिव या तो 0% के आसपास रिटर्न दिया होगा। लेकिन अगर आप इंडेक्स की बात करेंगे तो 98 मतलब 100 में 98 टाइम्स पॉजिटिव रिटर्न दिया है, बस 2 टाइम रिटर्न उतना नहीं दिया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जब मार्केट नीचे भी जा रही है तो ये नीचे कम जा रहा है, जो यहां पर डेटा से पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल आप यहां पर देखिए 2018 दिसंबर के समय में ये है निफ्टी का ड्रॉडाउन 15%, लेकिन अगर आप ये फंड का अगर आप फॉर एग्जांपल देखेंगे तो ये देखिए ये 5% के भी नीचे है। सिमिलरली यहां पर देखिए जून 2022 यहां पर निफ्टी गिरा हुआ है, ये जो है फंड और इंडेक्स से कम गिरा है। मतलब ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, कॉम्पीट नहीं कर रहा है ये किसी स्मॉल कैप या लार्ज कैप के साथ कि बहुत ज्यादा रिटर्न मिले। ये आपको नीचे डाउनसाइड प्रोटेक्शन देगा, और आपको एक जो रिटर्न भी आप देखिए ना, अगर आप किसी स्मॉल कैप को आप देखेंगे 5 ईयर में 20-25% रिटर्न होगा, या फ्लेक्सी कैप का 15-18% रिटर्न होगा। इसका कितना रिटर्न है, 11-12% के आसपास में है। तो ये किसके साथ कॉम्पीट कर रहा है एक्चुअली में, एफडी से अगर आप थोड़ा हाई रिस्क अगर जाना चाहते हैं तो उसके साथ ये कॉम्पीट कर रहा है दोस्तों, तो ये समझना है। और रिस्क भी आप अगर आप देखेंगे ये वेरी हाई रिस्क में नहीं है, ठीक है, इनका जो रिस्क है मॉडरेट हाई में हम देख सकते हैं, और जो इंडेक्स है उसका मॉडरेट है। ठीक है, तो मॉडरेट रिस्क टेकर अगर आप है, लो टू मॉडरेट अगर आप सोच रहे हैं तो आपके लिए ये सही हो सकता है। तो आइडियल इन्वेस्टर कौन है, सोच लीजिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स। बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं, मेरी बात भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स से होती रहती है, जैसे उनकी एज है फॉर एग्जांपल 45 इयर्स, इक्विटी मार्केट को समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, एटलीस्ट 6 महीना एक्सप्लोर करना चाहते हैं,
उनको पता नहीं है, तो एक्सप्लोर कर सकते हैं छोटा जो है इन्वेस्टमेंट करके। दूसरा, ऐसे भी इन्वेस्टर्स होते हैं, अगेन एज से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका पहले से ही कहना होता है कि नहीं, मुझे मेरे पोर्टफोलियो में वोलेटिलिटी नहीं चाहिए, मैं नीचे या डाउन मार्केट नहीं देख सकता। तो उनके लिए ये जो पोर्टफोलियोज हैं थोड़ा अच्छे हो सकते हैं। फिर अगेन कुछ इन्वेस्टर्स जो अप्रोच कर रहे हैं रिटायरमेंट को, अब देखिए अगर आप फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट अप्रोच कर रहे हैं तो 50, 55, 60 के आसपास ही आपका एज होगा या उससे भी ज्यादा हो सकता है। तो ऐसे टाइम में नेचुरली आपको हाई रिस्क नहीं लेना है। हाई रिस्क का मतलब क्या है, मिड कैप या स्मॉल कैप में आपको नहीं जाना है, आपको थोड़ा कंजर्वेटिव खेलना है। आपके पोर्टफोलियो में डेट भी होना चाहिए, आर्बिट्राज भी होना चाहिए। और जैसे इन पोर्टफोलियोज में क्या है, ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 30-70 का रेशियो है, 30% प्योर इक्विटी और 70% आर्बिट्राज और डेट। तो आर्बिट्राज और डेट आप सोच लीजिए, आर्बिट्राज 5 to 7% के आसपास हो गया, डेट जो है लगभग 6 to 8% के आसपास में हो गया। और ये प्योर इक्विटी मार्केट में किस तरीके से है, अगर थोड़ा अपसाइड होता है तो अपसाइड भी पार्टिसिपेशन होगा, डाउन साइड होगा तो ये गिरेगा भी नहीं। अब फ्यूचर में अगर आप SWP प्लान करना चाहते हैं तो ये पोर्टफोलियोज अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो फंड है इन सब चीजों को कवर कर रहा है, लॉन्ग टर्म का फंड है, और आपको देखना है कि आपके लिए ये सूटेबल हो रहा है कि नहीं। HDFC फंड हाउस ये एक स्ट्रांग है चीज जब हम फंड की बात कर रहे हैं, बट यस रिस्क को भी देखना है कि अगर कोई डेट में अगर कुछ जो बेट है उनका गलत पड़ गया, या फिर कोई भी जो स्टॉक है, जो टॉप के जो स्टॉक्स है उनमें से कोई खराब रिटर्न कर गया तो फिर शायद इंपैक्ट पड़ सकता है, ठीक है। बट यहां आपका जो एक्सपेक्टेशन है वो मॉडरेट जैसा रहना चाहिए। यहां आप डेट फंड या FD से थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं ताकि आपको थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिले, ठीक है। तो आप समझिए कि आपके लिए ये फंड सही है कि नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी उम्र 25 ईयर्स है, आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल 1 लाख है और आपको हाई रिस्क लेना है बिल्कुल, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कल मार्केट 20% गिर जाए, 30% गिर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके लिए ये फंड्स बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। इसीलिए आपको देखना है आप क्या यहां पर कहीं पर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो वो इक्विटी सेविंग में हुआ और फिर इस फंड में हुआ। अगेन ये तो एक फंड की बात मैंने की, बहुत सारी इक्विटी सेविंग से दूसरे भी फंड होते हैं दोस्तों। लास्ट में मैं गोल बेस्ड स्मार्ट इन्वेस्टिंग पर भरोसा करता हूं, और इतना मैं जानता हूं हर इन्वेस्टर अलग होता है, सबके गोल्स, रिस्क एपिटाइट, डेमोग्राफी, इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट अलग होते हैं। और अगर आप भविष्य में इन्वेस्टमेंट गाइडेंस को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, मेरा नाम दीपक है, ये मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है, और मैं पास्ट में एक्स वेल्थ मैनेजर और बैंकर रह चुका हूं। HDFC बैंक में मैंने काम किया है, आनंद राठी और एलारा कैपिटल जैसी बड़ी संस्थाओं में मैंने काम किया है, और पास्ट और प्रेजेंट में बहुत सारे HNI क्लाइंट्स के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज को मैंने मैनेज भी किया है और अभी भी मैं कर रहा हूं। और इतना मैं समझता हूं कि हर इन्वेस्टर यूनिक है और सबके लिए स्मार्ट क्यूरेटेड प्लान होना चाहिए। तो यहां पर मैं एक फ्री पर्सनलाइज म्यूचुअल फंड कंसल्टेशन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। आप मेरे साथ गूगल फॉर्म के जरिए जुड़ सकते हैं। गूगल फॉर्म की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आपको गूगल फॉर्म भरना है। 2 दिन के अंदर मेरी टीम में से कोई आपको कांटेक्ट करेगा और हम टाइम को शेड्यूल कर सकते हैं, ताकि आपके जो भी भविष्य के गोल हैं म्यूचुअल फंड को लेके, जैसे मैरिज हुआ, बच्चों की एजुकेशन, या आपका रिटायरमेंट, या फिर रिटायरमेंट के बाद कैसे आपको मंथली इनकम मिलती रहे, इन सब पर हम डिटेल में चर्चा कर सकते हैं। आपकी सभी डिटेल को कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। तो मैं इंतजार करूंगा आपका गूगल फॉर्म। अब आप अपनी डिटेल्स भरिए, हम लोग डिस्कशन करेंगे दोस्तों। थैंक यू आपके कीमती समय के लिए, धन्यवाद दोस्तों।